मम्मी, आप कहाँ हैं? कब से ढूंढ रही हूँ। पापा मम्मी कहाँ हैं? लेकिन मिहिका को कोई जवाब नहीं दिया सुरेश ने, क्योंकि उन्हें तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। सुरेश तो बस अपना ही सोचने वाले इंसान हैं। सुरेश की इन्हीं हरकतों की वजह से मिहिका अब उन्हें नज़रअंदाज करने लगी है। गुस्से में अपना बैग फेंकते हुए वह सीधे अपने रूम की तरफ गई। मीना अपने कमरे में ही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। मिहिका समझ गई कि यह पैसों को लेकर हुई लड़ाई का असर है। अपने मम्मी पापा और घर का ऐसा माहौल देखकर मिहिका का उत्साह फीका पड़ गया। सुरेश एक बेहद गैर जिम्मेदार, गुस्सैल और अहंकारी इंसान था। किसी से भी सीधे मुंह बात करना तो उसे आता ही नहीं था। जब से मिहिका ने होश संभाला था, उसने अपनी माँ के आंसू और पिता की बेपरवाही ही देखी थी। मीना के पिताजी ने सुरेश के परिवार और बड़े व्यवसाय को देखकर आनन फानन में दोनों का विवाह कर दिया। मीना को ना सुरेश को जानने ना ही समझने का मौका मिला। सुरेश के पिताजी एक ज़माने में बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन सुरेश की शादी के 1 साल बाद ही बिजनेस में ऐसा घाटा लगा कि उबर पाना मुश्किल हो गया। सुरेश की माताजी का स्वर्गवास तो पहले ही हो चुका था और इस घाटे के कारण हृदय आघात होने की वजह से पिताजी भी चल बसे। सुरेश का स्वभाव पहले से ही थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन बिजनेस में असफलता के कारण वो और भी बुरा होता गया। सुरेश और मीना के दोनों बच्चे मिहिका और वीर छोटे थे, तो किसी तरह एक छोटी सी परचूनी की दुकान में खींच तान कर गुजर हो जाती थी। किंतु बढ़ते बच्चों की ज़रूरतें और पढ़ाई आदि के खर्च को लेकर दोनों के बीच झगड़े रोज बढ़ने लगे। इसका असर मीना की सेहत पर भी पड़ने लगा। बच्चे भी इससे अछूत नहीं रह पाते। रोज रोज की नोक झोंक का असर उनकी पढ़ाई पर भी होने लगा था। अब तो मीना को भी सुरेश से कोई उम्मीद नहीं थी। वह समझ गई थी कि जो कुछ भी करना है उसे ही करना है। मीना ने अपने पिता और बहन की मदद से उस दुकान में कुछ स्टेशनरी और कॉस्मेटिक्स का सामान रखकर उसे व्यवस्थित किया और खुद दुकान पर बैठने लगी। कई महीनों की मेहनत और उसके मृदु व्यवहार के कारण धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे और दुकान अच्छे से चलने लगी। सुरेश सहयोग देने के बजाय और आलसी होता जा रहा था तथा अपनी हीन भावना और निराशा को अक्सर मीना पर निकाल कर ही दम लेता था। पर वो कहते हैं ना, जब हर तरफ से निराशाएं घेर लेती हैं, तब एक आशा की किरण भी जीवन जीने की हिम्मत दे देती है। मीना के लिए वो किरण उसके बच्चे थे। बहुत ही सुलझे और समझदार होने के साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। अपनी मेहनत और लगन से मिहिका ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की और वीर ने सीए एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। आज मिहिका बहुत खुश थी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में उसका चयन हो गया था। अब वो भी अपनी माँ को आर्थिक रूप से मदद कर पाएगी, यह सोचकर उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा आज वह एक ऐसी बात मीना को बताने जा रही थी जिसको बताने का साहस वह सुरेश के उग्र स्वभाव के कारण नहीं जुटा पा रही थी। वीर ने उसकी नौकरी लग जाने की खुशी को लेकर आइसक्रीम पार्टी द्वारा बोझिल वातावरण को हल्का बनाने का प्रयास किया। आइसक्रीम खाने के बाद सुरेश अपने कमरे में चला गया। वीर भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। मिहिका के बहुत बोलने पर मीना उसके साथ वॉक करने घर के पास वाले पार्क में गई। मिहिका ने मीना को अपनी नई कंपनी और ऑफिस के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि उसके कई और दोस्त की नौकरी भी इसी कंपनी में लगी है, जिसमें से एक नितिन भी था। मीना नितिन को जानती थी। मिहिका के और दोस्तों के साथ नितिन भी कई बार उनके घर आया हुआ था। स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और विनम्र था। पर रास्ते में मिहिका ने नितिन के बारे में कुछ ऐसा भी बताया जिसे सुनकर मीना को सिर्फ आश्चर्य ही नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा डर भी घर कर गया। मिहिका और नितिन की दोस्ती कब पसंद और फिर पसंद से प्यार में बदल गई थी, इसका अंदाज़ा मीना को बिल्कुल नहीं था।
और जब मिहिका ने यह बताया कि नितिन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है तो मीना के मन में कई सवाल उठने लगे। मीना ने कहा, देखो मिहिका, नितिन वाकई में एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं भी खुले विचारों की हूँ, लेकिन दूसरी जाति और धर्म का होने के कारण सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है। तब मिहिका ने कहा, मम्मी, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं मानती हूँ कि यह सब अपनी जगह पर मायने रखते हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि खुश रहने के लिए बस इतना ही काफ़ी है? आप और पापा भी तो एक ही जाति और धर्म के हो। यह प्रश्न मीना को अंदर तक झकझोर गया। खुद को संभालते हुए कहा, और तुम्हारे पापा, उन्हें तो तुम जानती ही हो। पता नहीं उनकी यह सब सुनकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। उनकी रजामंदी मिलना मुश्किल है। उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे बात करूंगी और उसके पहले मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ। मैं और नितिन इस रिश्ते में आप सबकी रजामंदी चाहते हैं। मिहिका ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दो, हम कल इस बारे में बात करते हैं, मीना ने धीमे स्वर में कहा और दोनों घर की तरफ लौट गए। मिहिका और मीना दोनों की आंखों में आज नींद नहीं थी। एक अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई थी तो दूसरी अपनी अतीत की यादों में। मीना की ज़िंदगी के वो पन्ने जिसे उसने इतने सालों से कहीं बंद करके रख दिया था, वो उसके सामने एक एक कर खुलने लगे। 20 वर्षीय मीना बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। अपने कॉलेज की टॉपर और अन्य गतिविधियों में भी हरफन मौला थी। खेल कूद का भी उसे बहुत शौक था। बैडमिंटन उसका पसंदीदा खेल था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह आगे और भी पढ़ना चाहती थी। मीना के पिता वैसे तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे, किंतु सरकारी नौकरी में होने के कारण कई सालों से विभिन्न प्रदेशों में उनका तबादला होते रहता था। इस समय वे मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। उन्हें बड़ा सरकारी क्वार्टर और गाड़ी भी मिली हुई थी। वे बहुत ही समयनिष्ठ और अनुशासन प्रिय थे। उनके अंतर्गत कई सहकर्मी काम करते थे। उनकी प्रभुत्व जमाने की आदत सिर्फ उनके ऑफिस तक ही नहीं, अपितु परिवार के अंदर भी दिखती थी। मीना की बड़ी बहन लक्ष्मी विवाहित थी और अपने परिवार के साथ रहती थी। मीना की माँ सीमा एक मृद और सरल स्वभाव गृहिणी थी। कुल मिलाकर मीना एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की थी, जहाँ परिवार की मुखिया का निर्णय ही सर्वोपरि होता था उस जमाने में। मीना, उठो बेटा, आज तुम्हें प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाना है क्या? सीमा ने रसोई घर से आवाज़ लगाई। तब मीना हड़बड़ा कर उठी। घड़ी 7 बजने का संकेत दे रही थी। कॉलोनी में बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत पार्क था, जहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए पैसेज और विभिन्न खेलों के लिए कोर्ट्स बने हुए थे। मीना रोज़ अपनी सहेली पूजा के साथ सुबह सुबह वहाँ खेलने जाती थी। मीना ने पूजा को फ़ोन किया। हेलो पूजा, मैं बस 15 मिनट में पहुँच रही हूँ, तुम भी पार्क में आओ। हाँ, मैं अभी बस तैयार हो रही हूँ, थोड़ी ही देर में मैं भी पहुँचती हूँ। यह कहकर पूजा ने फ़ोन रख दिया। मीना अपना रैकेट और शटल कॉक लेकर पार्क में पहुँची, किंतु पूजा अभी तक नहीं आई थी। मौसम काफ़ी खुशनुमा सा था, तो मीना ने वॉक करना शुरू कर दिया। अचानक उसके पैरों में वॉलीबॉल की बॉल आकर टकराई। उसने बॉल हाथ में लेकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी एक हैंडसम युवक उसके सामने आ खड़ा हुआ। जी माफ़ी चाहता हूँ, आपको कहीं लगी तो नहीं? युवक ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बॉल तो कहीं भी जा सकती है, मीना ने बॉल वापस करते हुए कहा। मीना की इस बेतकल्लुफ़ी पर वह युवक मुस्कुरा दिया। दोनों की निगाहें एक दूसरे से हटना ही नहीं चाह रही थीं, किंतु अचानक आई आवाज़ से दोनों का ध्यान भंग हुआ। अरे ओ राजन, जल्दी बॉल लेकर आओ, कुछ लड़कों ने पीछे से आवाज़ लगाई। इधर पूजा भी मीना को आवाज़ लगाते हुए आ चुकी थी। दोनों को बिना पूछे ही एक दूसरे का नाम पता चल गया। चलना मीना,
पूजा उसे अपने साथ बैडमिंटन कोर्ट की तरफ ले गई। राजन भी वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। 1 घंटे बाद खेल खत्म करके जब मीना वापस लौट रही थी तो एक बार फिर से गेट पर उसकी निगाहें राजन से टकराई। पर इस बार मीना के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही नहीं, एक लालिमा भी थी। मीना तेज कदमों से घर की तरफ निकल गई और राजन वहीं गेट पर खड़े होकर उसे जाता हुआ देखता रहा। मीना जल्दी से नहा कर आ जा, नाश्ता लगा दिया है, सीमा ने मीना को वापस घर में आते हुए देखकर कहा। मीना भागकर अपने कमरे में चली गई। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। आज से पहले उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। तैयार होते होते आज वो कोई धुन भी गुनगुना रही थी। तभी उसके पापा की आवाज़ आई, मीना जल्दी आओ। वह जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आई जहाँ पहले से उसके पापा ओम प्रकाश जी अपना अखबार लिए हुए बैठे थे। इस बार हमारी कॉलोनी में खेल प्रतियोगिता होने जा रही है। मैं चाहता हूँ मीना तुम भी बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लो। ओम प्रकाश जी ने मीना की ओर देखते हुए कहा। जी पापा, मैं और पूजा रोज़ सुबह खेलने जाते हैं, मीना ने कहा। सिर्फ खेलना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रतियोगिता में कई राउंड्स में अलग अलग प्रतियोगियों के साथ खेलना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस बार ट्रॉफी तुम ही जीतो। ओम प्रकाश जी का आदेशात्मक स्वर था। जी पापा, मीना ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मीना का मन तो कहीं और ही था। राजन की आवाज़, उसका देखने का अंदाज, उसकी मुस्कान मीना के दिलो दिमाग में घर कर गई थी। वह कौन है यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी क्योंकि इसके पहले उसे कभी इस कॉलोनी में देखा नहीं था। मीना, ओ मीना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? सीमा ने मीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कहीं तो नहीं मम्मी। मीना नज़रें झुकाकर नाश्ता करने लगी। अच्छा सुनो, मैं और तुम्हारे पापा थोड़ी देर के लिए पास वाले शर्मा अंकल के यहाँ जा रहे हैं। तुम नाश्ता करके बाकी सब रसोई में रख देना। ठीक है मम्मी, आप लोग आराम से जाकर आओ, मैं यह सब कर दूंगी, मीना ने कहा। मम्मी पापा के जाने के बाद मीना अपना नाश्ता कर और रसोई के बाकी सब काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। उसने अपनी किताबें खोली, लेकिन आज उसे उन पन्नों पे अक्षरों की जगह कुछ और ही दिखाई दे रहा था। राजन की बड़ी बड़ी आंखें जो गेट पर से उसे जाता हुआ एकटक देखे जा रही थी। उधर राजन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। राजन की आंखों में मीना का वो मासूम सा चेहरा, उसकी प्यारी सी मुस्कान और कानों में उसकी मधुर आवाज़ गूंज रही थी। बॉल तो कहीं भी जा सकती है, क्या इसे ही कहते हैं पहली नज़र का प्यार? दोनों यही सोचते हुए एक दूसरे के ख्यालों में खो गए। राजन के पिता अमरनाथ मैनी का तबादला कुछ दिनों पहले ही जबलपुर में हुआ था। वे उसी डिपार्टमेंट में जूनियर पद पर थे जहां मीना के पिता कार्यरत हैं। राजन की मां शिमला एक गृहिणी, बहुत बातूनी और रूढ़िवादी महिला थी। इकलौते पुत्र राजन से बहुत लगाव और अपेक्षाएं थीं। राजन ने इसी वर्ष एमकॉम पास किया था और जबलपुर में ही एक प्राइवेट फर्म में काम शुरू कर दिया था। उस दिन मीना को पहली बार देखने के बाद से वह उसके ही विचारों में खोया रहता था। उसके बारे में जानने की उत्सुकता भी बहुत थी, किंतु उन दिनों लड़की से सीधे बात करना इतना आसान नहीं था। लेकिन भाग्य दोनों के साथ था और खेल के वार्षिक आयोजन की प्रैक्टिस के दौरान दोनों का अक्सर आमना सामना होने लगा। मीना बैडमिंटन और राजन वॉलीबॉल के खेल में प्रतिभागी थे। अब तक एक दूसरे को देखना और मुस्कुराना बात यहीं तक सीमित थी, किंतु एक दिन अचानक आपस में बात करने का मौका भी मिल गया। पूजा के भाई पंकज के जन्मदिन की पार्टी थी। पंकज और राजन दोनों ही वॉलीबॉल टीम में थे और अच्छे दोस्त भी बन गए थे, इसीलिए वह भी पार्टी में आमंत्रित था। पूजा ने मीना को भी बुलाया था। मीना ने हल्के गुलाबी रंग का चूड़ीदार और कुर्ता पहना हुआ था। राजन की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थी। पार्टी के दौरान दोनों को बात करने का मौका मिला, जिसका पिछले 1 माह से दोनों को ही इंतज़ार था। मीना मेहमानों को जूस और नाश्ता देने में पूजा की मदद कर रही थी। मीना ट्रे लेकर राजन के पास गई। दोनों के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ
थोड़ी सी झिझक भी थी, लेकिन राजन ने हिम्मत करके बात शुरू की। हेलो, मैं राजन मैनी। कुछ महीनों पहले ही हमारा परिवार यहाँ शिफ्ट हुआ है। मैंने आपको बैडमिंटन कोर्ट में खेलते हुए देखा। आप बहुत अच्छा खेलती हैं। राजन ने बात शुरू की, क्योंकि वह इस मौके को कतई छोड़ना नहीं चाहता था। खेल के दौरान राजन उसे देखते रहता है। यह बात मीना को आश्चर्य मिश्रित खुशी दे रही थी। मीना ने भी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीना पांडे। आप भी बहुत अच्छा खेलते हैं। दोनों ने कुछ देर और बातें की और बातों के दौरान यह भी जान लिया कि दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं जो अब हिलौरे ले रही थी। दूसरे दिन राजन प्लेग्राउंड में पहुंचकर मीना के आने का इंतज़ार कर रहा था, परंतु उस दिन उसे निराशा ही हाथ लगी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर पूजा से पूछा, अरे पूजा, आजकल तुम्हारी पार्टनर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम दूसरी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रही हो? पूजा ने पूछा। कौन? मीना। कुछ काम था क्या आपको उससे? नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था। दरअसल मुझे सभी खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट बनाने का काम सौंपा गया है, बस इसीलिए पूछ रहा था। राजन ने हकलाते हुए कहा। ओह अच्छा, मीना तो 1 हफ्ते के लिए अपने होम टाउन गई है। आप उसका नाम भी लिस्ट में लिख लीजिएगा। खेल आयोजन तक वो वापस आ जाएगी, पूजा ने बताया। मीना सकुशल है, यह सुनकर राजन को राहत मिली, लेकिन यह 1 हफ्ता मानो एक युग सा लग रहा था उसे। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया था। राजन सुबह जल्दी से तैयार होकर ग्राउंड में पहुंच गया। कुछ देर के बाद मीना आई, पर उसके साथ पूजा भी थी। बात करना तो मुमकिन नहीं था, पर दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर देखा और एक दूसरे की आंखों में यह भी पढ़ लिया कि दोनों का ही मन एक दूसरे से मिलने के लिए कितना बेचैन था। खेल आयोजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। पूरे ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और कॉलोनी के सभी लोग बड़े उत्साहित थे। मीना और राजन के माता पिता भी ग्राउंड में मौजूद थे। सबसे पहले वॉलीबॉल का मैच शुरू हुआ। राजन की टीम मैच जीत गई। मीना ने आंखों ही आंखों में राजन को बधाई दी। उसके बाद कई और खेल भी हुए। बैडमिंटन की प्रतियोगिता बस अब शुरू ही होने वाली थी। मीना की आंखें राजन को ढूंढ रही थी। ओम प्रकाश, सीमा, पूजा सबने खेल शुरू होने से पहले मीना को शुभकामना दी। मीना जैसे ही पानी की बोतल लेने पास की टेबल पर गई तो एक छोटे से बच्चे ने आकर उसके हाथ में एक चिट थमाई। उसने खोलकर देखा तो लिखा था, ऑल द बेस्ट RM। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो दोगुने उत्साह से खेलने लग गई। गेम खत्म होने के बाद घोषणा हुई, बैडमिंटन खेल की विजेता है मीना पांडे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। 1 घंटे का ब्रेक हुआ। उस बीच एक और चिट फिर से मीना को मिली। अब की बार चिट के साथ साथ एक लाल गुलाब था, जिसे देखते ही मीना का चेहरा भी उस गुलाब की तरह खिल उठा। उसने चिट खोल कर पढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉलोनी के बाहर वाले मंदिर में इंतज़ार कर रहा हूँ, RM। एक तरफ मिलने की चाहत भी थी, पर दूसरी तरफ किसी के देखने का डर भी था। इसी दुविधा में फंसी मीना बेचैन हो उठी। कुछ देर सोचने के बाद वह सीमा के पास गई। मम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए घर जाकर आती हूँ, थोड़ी थकान लग रही है। चलो मैं भी चलती हूँ, सीमा ने खड़े होते हुए कहा। अरे नहीं मम्मी, आप आराम से यहाँ रुकिए, मैं थोड़ी सी देर में जाकर आती हूँ। ठीक है, ये लो चाबी, सीमा ने घर की चाबी मीना को देते हुए कहा। कॉलोनी के बाहर कुछ दूर पर एक मंदिर के पीछे राजन मीना के इंतज़ार में खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि मीना जरूर आएगी। आज उसने निश्चय कर लिया था अपने मन की बात मीना तक पहुंचाने की और उसके मन की बात भी जानने की। मीना मंदिर के पिछवाड़े पहुंची। चूंकि दोपहर का समय था, इसलिए मंदिर में सन्नाटा था। ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। राजन के शब्दों में खुशी थी, क्योंकि उसके सामने मीना खड़ी थी, जो कि किसी मीठे सपने के सच होने जैसा था। धन्यवाद। अब बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मीना ने धीमे स्वर में पूछा। तुम्हें नहीं पता? राजन ने मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब देने के बजाय मीना से ही सवाल किया। मीना ने सर हिलाते हुए नाम में जवाब दिया
और दूसरी तरफ देखने लगी। मीना, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मेरा किसी काम में मन लगाना मुश्किल होता जा रहा है। दिन में ख्यालों में और रात में सपनों में बस तुम ही तुम रहती हो। अब मैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वह भी जानना चाहता हूँ। कहो ना। राजन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मीना भी उसी कश्ती में सवार थी, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करने में उसे संकोच हो रहा था। क्या हर बात शब्दों में बतानी ज़रूरी है? मीना ने भी राजन की आंखों में आंखें डालकर कहा। मीना, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। राजन ने आखिर वो शब्द बोल ही दिए और उसे सुनकर मीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों की आंखें खुशी से झिलमिला रही थी। अब दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होता जा रहा था। अतः सबकी नज़रों से बचते हुए मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी पार्क में, कभी मंदिर, कभी कॉलेज के बाहर। कुछ ही देर के लिए ही सही, पर दोनों लगभग रोज़ मिलने लगे। अगर एक दिन भी ना मिले तो दोनों को बेचैनी होने लगती। दोनों के पास एक दूसरे के घर के लैंडलाइन नंबर्स थे, लेकिन कई बार माता पिता के फ़ोन उठाने के कारण बात करना मुश्किल हो जाता था। एक दिन दोनों ने सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। घर से मीना आज बॉर्डर वाली सुंदर नीली साड़ी पहनकर निकल रही थी, क्योंकि वह राजन को सरप्राइज़ देना चाहती थी। सीमा ने पूछा, अरे वाह मीना, ये साड़ी तो तुझ पर बहुत जच रही है। आज कॉलेज में कुछ खास प्रोग्राम है क्या? हाँ माँ, आज कॉलेज में कल्चरल डे का आयोजन हो रहा है और सभी सहेलियों ने तय किया था कि साड़ी पहनकर कॉलेज आएंगी, बस इसीलिए। और हाँ माँ, आज आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। मीना ने अपनी उत्साह छुपाते हुए बहाना बनाया। ओह, तो तेरे पापा लेने आ जाएंगे। मैं उन्हें दफ्तर में फ़ोन करके बोल दूँगी, सीमा ने कहा। अरे नहीं माँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ वापस आ जाऊँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर मीना फटाफट घर से निकल गई। घर से निकलकर वो सीधा मार्केट गई। मीना राजन के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना चाहती थी। काफ़ी देर देखने के बाद उसे एक वॉलेट और एक टाई पसंद आई और उसने वही लेने का निर्णय किया। दुकानदार से गिफ्ट रैप कर कर उसने सुंदर अक्षरों में लिखा, फॉर माई लव, और एक छोटा सा दिल बना दिया। उसके बाद वो कॉलेज पहुंचकर क्लास में जाने की बजाय लाइब्रेरी में जाकर राजन का इंतज़ार करने लगी। उधर राजन भी ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर निकल गया। उसने मीना के लिए पहले से ही एक घड़ी लेकर रखी थी और इत्तेफाक से उसने भी गिफ्ट पर वही लिखा था, फॉर माई लव। तय प्रोग्राम के अनुसार राजन मीना को लेने कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मीना को साड़ी में देखकर उसकी निगाहें उसके ऊपर ही टिक गई। अरे जनाब, कहाँ खो गए? पिक्चर का समय हो रहा है। मीना ने उसकी नज़रों को पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। लग रहा है 3 घंटे तुम्हें यूं ही देखता रहूं। मीना ने इधर उधर नज़रें घुमाते हुए मस्ती भरे अंदाज में कहा। वो दिन दोनों के लिए यादगार दिन बनता जा रहा था। पिक्चर, उसके बाद आइसक्रीम और ढेर सारी बातें, सब मिलाकर दोनों को यूँ लग रहा था कि ये दिन और उनकी ये मुलाकात बस ख़त्म ही ना हो। दोनों ने अपने अपने गिफ्ट निकाले और एक दूसरे को दिए। गिफ्ट के ऊपर लिखे मैसेज को देखकर दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। मीना, मैंने सोच लिया है कि अब मैं जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बता दूंगा और उनको तुम्हारे घर जाने के लिए बोलूँगा, जिससे वो लोग तुम्हारे माता पिता से मिलकर हमारी शादी की बात कर सकें। हो सके तो इसी रविवार को, राजन ने उत्साहित होते हुए कहा। राजन की बात सुनकर मीना खुश हो गई, पर फिर अचानक ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या हुआ मीना, तुम ये सुनकर खुश नहीं हो? राजन ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है राजन, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। हम दोनों अलग अलग धर्म और जाति के हैं और हमारे परिवारों की रूढ़िवादी मानसिकता को तुम भी अच्छे से जानते हो। क्या हमारे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे? मुझे यही सोचकर बहुत चिंता हो रही है, मीना ने उदास होते हुए कहा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ संभव हो जाएगा, राजन ने आश्वासन देते हुए कहा। हाँ राजन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
मीना ने दृढ़तापूर्वक कहा। राजन और मीना की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपने साथ और प्यार पर पूरा विश्वास था। कॉलोनी के गेट के कुछ पहले ही दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। इस बात से अनजान कि भविष्य के पन्नों की इबारत क्या है, दोनों सपने संजोते हुए अपने अपने घर पहुँचे। जैसे ही मीना ने घर में प्रवेश किया तो देखा कि ओम प्रकाश बेचैनी से टहल रहे थे और सीमा भी चिंतित नजर आ रही थी। मीना से ओम प्रकाश ने पूछा, क्यों, कॉलेज का प्रोग्राम कैसा रहा? मीना उनके भावों को समझ नहीं पाई और बड़ी सहजता से जवाब दिया, बहुत अच्छा था पापा, बस थोड़ी सी थकान हो गई। मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। वह अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ओम प्रकाश जी ने पीछे से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ, कॉलेज बंक करके पिक्चर देखना और रेस्टोरेंट में खाना पीना अच्छा ही होता है, और इन सब में थकान होना तो लाजमी है। मीना को इस बात की अपेक्षा नहीं थी, इसीलिए वह अचानक यह सुनकर चौंक पड़ी। वह धीरे से पलटी और अपने पापा की तरफ देखने लगी। ओम प्रकाश जी ने बोलना जारी रखा, क्यों, क्या हो गया? अब कुछ और बोलने को है तुम्हारे पास? हमने तुम्हें इतनी छूट दी, ये हमारी गलती थी। हमारी इज्जत का ध्यान रखना भी तुमने ज़रूरी नहीं समझा। कॉलेज से पिक्चर देखने जाना, वह भी एक अजनबी लड़के के साथ। अगर मैं सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखता तो शायद कभी विश्वास ही नहीं करता। पता नहीं यह सब कब से चल रहा है। मीना कुछ कहती उसके पहले ही ओम प्रकाश जी का आदेश हुआ, सुनो सीमा, कल से इसका कॉलेज जाना बंद, और हाँ, मेरी इजाज़त के बिना इसका घर से भी निकलना बंद। पूरे समाज में ये चर्चा का विषय बने उसके पहले एक अच्छे लड़के को ढूंढकर इसकी शादी करा दूंगा। मीना ने रोते हुए कहा, पापा, मेरी बात तो सुनिए। राजन बहुत अच्छा लड़का है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। एक बार आप उससे और उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। शादी की बात सुनते ही ओम प्रकाश जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं इस प्रेम विवाह के लिए तैयार हो जाऊंगा? और तो और, लड़की के बारे में मैंने पता किया है। वो दूसरी जाति का है और हमारे परिवार और उनके परिवार के स्तर में बहुत अंतर है। तुम्हारे भविष्य के लिए यही उचित है कि तुम उस लड़के को भूल जाओ। यह कहकर ओम प्रकाश जी वहाँ से चले गए। पापा प्लीज़, पापा मेरी बात तो सुनिए। मम्मी, आप तो मेरी बात सुनिए, प्लीज़ आप पापा को समझाइए ना, मीना ने अनुरोध भरी स्वर में कहा। मीना, तुम जानती हो अपने पापा को, वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। सबकी भलाई इसी में है कि तुम यह सब बातें यहीं ख़त्म कर दो, सीमा ने समझाते हुए कहा। निराश मीना अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। उधर राजन मीना के घर पर हुई इन सब बातों से अनजान अगले दिन कुछ जल्दी ही उठ गया। शिमला किचन में चाय बना रही थी। मम्मी, आज मुझे आपसे और पापा से एक ज़रूरी बात करनी है, राजन ने कहा। क्या बात है बेटा, कोई समस्या है क्या? शिमला ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं माँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस आप लोगों से कुछ बात करनी है, राजन ने आश्वस्त करते हुए कहा। तीनों जब साथ में बैठ चाय पी रहे थे, राजन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मम्मी पापा, मुझे एक लड़की पसंद है। उसका नाम मीना पांडे है और वो इसी कॉलोनी में रहती है। मैं उसे शादी। शिमला राजन की बात बीच में काटते हुए ही बिफर पड़ी। ये क्या बोल रहे हो तुम? हर काम मेरी पसंद से करने वाले मेरे बेटे ने मेरे लिए बहू पसंद कर ली है, वो भी दूसरी जाति की, और इतनी बड़ी बात हमें आकर बस यूं ही बता रहे हो, राजन ने अनुरोध भरे स्वर में कहा। माँ, आप मेरी बात तो सुनो। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से ही शादी करना चाहता हूँ। मीना बहुत अच्छी लड़की है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हमारी जाति की नहीं। आप लोग एक बार मीना और उसके माता पिता से मिल तो लीजिए। वाह, तुम तो अभी से उस लड़की के लिए हमसे बहस कर रहे हो, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या होगा, शिमला ने क्रोधित स्वर में कहा। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे बिना मिले ऐसा सब क्यों कह रही हैं? पापा, आप मम्मी को समझाइए ना, राजन ने अमरनाथ जी की तरफ देखते हुए कहा। अमरनाथ जी, जो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने गंभीर आवाज़ में राजन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता, किंतु एक बार हम सब मिलकर इसके बारे में बात कर लें, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ।
राजन के स्वर में आशा की किरण थी। देखो राजन, जब तुमने बताया कि वह हमारी कॉलोनी के पांडे जी की बेटी है, तभी मैं समझ गया कि वो ओम प्रकाश पांडे ही होंगे, जो मेरे डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर हैं। मैं उन्हें रोज़ मिलता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ। वह अपनी जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा के लिए बहुत एकनिष्ठ हैं। वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि उस लड़की को भूल जाओ। अमरनाथ जी ने राजन को समझाते हुए कहा। पापा, मैं मीना को नहीं भूल सकता। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूँगा। मैं उसके पापा से बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। राजन को अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। देखो बेटा, हम लोग भी तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं, लेकिन शादी के लिए सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता। हम लोग एक समाज में रहते हैं जहाँ के अपने कायदे कानून होते हैं। उनके और हमारे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी स्तर बहुत अलग हैं। अमरनाथ जी को अब राजन की चिंता हो रही थी। उन्हें पता था कि इस रिश्ते से उसे निराशा ही हाथ लगने वाली है। बस बहुत हो गया। अब इस बारे में और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बारे में कुछ और कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। हम तुम्हारी शादी अपनी ही बिरादरी की अच्छी लड़की देखकर शीघ्र ही कर देंगे और कुछ ही दिनों में तुम उस लड़की को भूल जाओगे। शिमला ने आवाज़ ऊंची करते हुए अपना फैसला सुना दिया। राजन गुस्से में उठा और घर से बाहर निकल गया। उसका दम घुट रहा था। उसे कैसे भी करके मीना से मिलना था। वो सीधा मीना के कॉलेज पहुंच गया और दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। राजन कॉलेज के बाहर मीना का इंतज़ार कर रहा था। दोपहर के 12 बजने तक मीना नहीं आई। राजन की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने पास की ही पीसीओ से मीना के घर पर फ़ोन लगाया, किंतु हर बार सीमा ने ही फ़ोन उठाया और राजन को बिना कुछ बोले ही बार बार फ़ोन काटना पड़ा। मीना समझ गई थी कि राजन ही फ़ोन कर रहा है, किंतु वह मजबूर थी। अब राजन का धैर्य भी जवाब देने लगा था। राजन ने कॉलेज से पंकज के घर का रुख किया, इस आशा से कि शायद पूजा से कुछ जानकारी मिल सके। हाय पंकज, कैसे हो? आज ऑफिस से छुट्टी ली है, सोचा अगर तुम फ्री हो तो तुम्हारे साथ कुछ समय बाहर बिताया जाए, राजन ने कहा। पंकज ने जवाब में कहा, सॉरी यार राजन, आज मुझे बहुत ज़रूरी कामों से बाहर जाना है, फिर किसी दिन साथ में चलेंगे। राजन को पूजा भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने पंकज से पानी पिलाने के लिए कहा। पंकज ने पूजा को आवाज़ लगाई। पूजा, राजन के लिए एक गिलास पानी लाना। राजन, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, तुम मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दोगे? हाँ ज़रूर, राजन ने जवाब दिया। पंकज अंदर अपना बैग लेने चला गया। तभी पूजा पानी लेकर आई। राजन ने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना ही अपनी बात शुरू की। पूजा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर मीना से बात नहीं हो पा रही है। मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। तुम प्लीज़ उस तक मेरा एक मैसेज पहुँचा दो कि मैं गणेश मंदिर के पीछे उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। पूजा कुछ समझ पाती तब तक पंकज आ गया, इसलिए राजन को अपनी बात वहीं ख़त्म करनी पड़ी। दोनों घर से निकल गए। राजन मंदिर में खड़े खड़े यही सोच रहा था कि पता नहीं पूजा ने उसका संदेश मीना तक पहुँचाया होगा या नहीं। पता नहीं मीना अभी तक आई क्यों नहीं। करीब 1 घंटा होने के बाद भी मीना का कोई अता पता नहीं था। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने पूजा को मंदिर की तरफ आते हुए देखा। पूजा को देखकर उसे राहत मिली कि कम से कम मीना के विषय में कोई समाचार या संदेश अवश्य मिलेगा। पूजा ने कहा, राजन, अब मीना तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? राजन ने स्तब्ध होकर पूछा। पूजा ने पिक्चर से लौटने के बाद जो कुछ भी मीना के घर पर हुआ पूरा घटनाक्रम उसे सुनाया। राजन मीना से मिलकर उसे अपने घर पर हुए बवाल के बारे में बताना चाह रहा था, पर मीना के घर पर भी ऐसा कुछ हुआ होगा इसकी उसे जरा भी आशंका नहीं थी। पूजा ने राजन को सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि शीघ्र ही इस समस्या का हल निकले और तुम दोनों हमेशा के लिए मिल जाओ। दोस्तों, कहानी का अंतिम भाग कल प्रसारित किया जाएगा। कहानी का पहला भाग पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।